नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और आज का दोस्तों हमारा टॉपिक भी एस्टर के फूलों पे ही रहेगा। और ये बिल्कुल दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट हैं, थोड़े से डेलिकेट हैं, तो आज इनकी केयर के बारे में ही बातें कर लेते हैं। क्योंकि कई मेरे भाई बहनों के जो इनके प्लांट्स हैं उन पे फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं और कुछ के ख़राब हो रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने जैसे मैंने इसको सनी लोकेशन में रखा हुआ है। मैं धूप में भी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पोर्शन में मेरे विंटर में धूप आती है, इसका मतलब इसको विंटर वाली धूप पसंद है। वैसे दोस्तों ये पेरिनियल प्लांट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ यूरोप के, जहाँ पे ये सारा साल निकाल देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी गर्मियों में दिक्कत होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी दोस्तों उन इलाकों में नहीं होती जहाँ के लिए पेरिनियल है। तो बिल्कुल जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होगा तब ये प्लांट देखो कैसे बचेंगे, है ना। मैं भी कोशिश करूँगी और देखते हैं कैसे बचाते हैं हम इनको और कब तक इतनी केयर करने के बाद हमारे चलते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ तभी तक रह सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम एस्टर की 600 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं पाई जाती हैं और एस्टर्शिया फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों ये। और दोस्तों इसके जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल एकदम स्टार की तरह लगते हैं, है ना, जैसे तारे चमक रहे हो। और इसमें दोस्तों इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग होते हैं। और एस्टर का मतलब दोस्तों ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड में है ये एस्टर वर्ड, जिसका मतलब होता है दोस्तों स्टार, स्टार लाइक फ्लावर्स। वैसे एस्टर का मतलब स्टार होता है, तो एस्टर फ्लावर हो गया, तो एस्टर का मतलब हो गया मतलब तारे जैसा फूल होता है जिसका, है ना। और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और दोस्तों बीच में हर फूल के ये पीले रंग का एक जो पैनल सा बना हुआ है ये ज़रूर होगा, चाहे आपके किसी भी कलर के एस्टर के फूल हो। और दोस्तों देखने में तो आप देख ही रहे हैं, जो भी मेरे पास वैरायटी है मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिल्कुल मैंने भी नए नए लगाए हैं, अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इनकी, लेकिन हाँ फ्लावर अच्छे आ रहे हैं सब पे। तो बिल्कुल आपने सबसे पहले तो इसको सनफ्लावर की फैमिली से बिलोंग करता है ये, तो बिल्कुल सनी लोकेशन में रखना है। सर्दियों वाली जो धूप है इसको बहुत पसंद है। और बिल्कुल दोस्तों जब आपने इसकी मिट्टी बनानी है तो वो रिवर सैंड मिक्स करके बनानी है। ज़्यादा मॉइस्चर वाला माहौल इसको पसंद नहीं है, ऐसा माहौल पसंद है बस पानी आप डालो, थोड़ी देर इसकी रूट्स को टच करता हुआ इसको मॉइस्ट करता हुआ निकल जाए। तो अब तो दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आ गई है इसमें। और इसके जो दोस्तों फूलों के कलर हैं वो तो अलग अलग हैं ही हैं, लेकिन इनको उगाने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी मिट्टी में खाद वगैरह भी डालनी होगी। क्योंकि जो दोस्तों विंटर के हमारे फूल होते हैं ना, हैवी फीडर होते हैं और होते भी ये ठंडे इलाकों से ही बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, है ना। हम तो सर्दियों में लगा के शौक पूरा करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पेरिनियल है क्योंकि वहाँ मौसम ही इतना ठंडा होता है। तो बिल्कुल दोस्तों क्योंकि इतनी ठंड होती है तो इन फूलों को कुछ ना कुछ अलग से चाहिए ही है ना। तो बिल्कुल आपने जो अपनी सोइल तैयार करनी है वो बहुत अच्छे से बढ़िया सी बना के तैयार करनी है। और उसमें आप अगर आपको फुली डिकम्पोज गोबर की खाद मिल जाती है तो सबसे बढ़िया रहती है किसी भी प्लांट के लिए, चाहे आपकी किचन गार्डनिंग हो, विंटर के फूल हों, समर के फूल हों। और दोस्तों एक दूसरी बात ये गोबर की खाद में कि तो हल्की सी गर्माहट होती है, तो बिल्कुल जो भी हमारे सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं उनको हल्की सी गर्माहट की भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल अगर आप ये खाद अपनी मिट्टी में मिलाते हो तो एक बहुत बढ़िया सा एक माहौल आपके प्लांट को मिलता है फूल खिलाने के लिए। और दोस्तों पिंचिंग इसकी बिल्कुल रेगुलर ज़रूरी है अगर आपने ज़्यादा फूल खिलाने हैं, क्योंकि अगर आप फूल नहीं तोड़ोगे वहाँ से तो वो खाम खा के एनर्जी भी लेगा और जो और दोस्तों बर्ड्स निकलनी होंगी तो उनको भी वो रोक के रखेगा निकलने से, है ना। क्योंकि सर्दियों की धूप भी दोस्तों बड़ी लिमिटेड सी होती है और हर प्लांट को, हर फूल को मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका आपका कि अपने प्लांट्स को रेगुलर पिंच करते रहें। और जर्मिनेशन में दोस्तों अगर आप इसको सीड से उगाते हो तो 15 से 30 दिन आराम से लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं जो सीड से सीडलिंग बनते हैं। तो बस अक्टूबर में इसकी सीडलिंग की जाती है। वैसे अब तो आपको प्लांट अगर मिलते हैं तो उगा दो। और ये मैं साथ में गेंदे रखे हुए दिखा रही हूँ कि देखो कितने अच्छे अच्छे साइज़ के गेंदे लगे हुए हैं।
और बस दोस्तों एस्टर का आपने यही ध्यान रखना है कि बस पानी आपने ज़्यादा नहीं देना, या तो आपकी स्टेम गल रही है ना, या फिर आपने जो लोकेशन है उसकी वो इतनी अच्छी धूप वाली नहीं रखी हुई है जो कि इन फूलों को चाहिए। और रात को आपने बिल्कुल भी इनको अंदर नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारी विंटर की वैरायटी है ना, उनको दिन की धूप और रात की ठंडक पसंद है। जैसा कि विंटर वाले माहौल से बिलोंग करते हैं, है ना, दिन में धूप निकले और रात को लंबी रात हो और ठंडक वाली रात हो। तो बिल्कुल आपने ऐसी तरह रखना है जैसे मैंने रखे हुए खुले में ये, और दिन में यहाँ धूप आ जाती है। तो बस मुझे लगता है यही दोस्तों कुछ बातें होंगी जो आपके प्लांट को ग्रो करने से रोक रही होंगी। और दूसरा, अगर आपको गोबर की खाद भी नहीं मिल रही है तो भी जो भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, एस्टर हो चाहे और कोई भी हो, गेंदा वगैरह जो भी मैं दिखा रही हूँ बड़े साइज़ के लिए, तो बिल्कुल आपने उसमें थोड़ी सी डीएपी की खाद मिला देनी है। और बस विंटर की दोस्तों वैरायटी आई हुई है, लेकिन अभी समर की भी चल रही है थोड़ी सी, है ना। खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। अभी जो हमारे समर के प्लांट है वो भी रेस्ट पे जाने वाले हैं वैसे ये, लेकिन जाते जाते भी, है ना, पूरा धमाल मचा के जाएंगे ये। और खूब बढ़िया बढ़िया इस पर बर्ड्स बन रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं येलो बेल्स पे। और दोस्तों इसका कलर ही इतना प्यारा लगता है मुझे, और मेरा मन करता है कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि इसके फूलों का जो रंग है ना वो इतना सुंदर लगता है, और ग्रीन के साथ येलो मैच होके तो और भी ज़्यादा, और येलो कलर भी इसका बड़ा ब्राइट सा है। तो बस दोस्तों अपना चेक करो अब अपने एस्टर के प्लांट्स कि आपसे कहाँ गड़बड़ हुई है, और बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे इसको रखो, है ना। थोड़ा सा सॉइल को एनरिच बनाओ, और भी कुछ नहीं मिलता, डेली जो हमारी चाय पत्ती निकलती है किचन से वही मिला दिया करो, है ना। अच्छे से धो के पहले 1-2 दिन धूप में किसी छलनी में डाल के और उसको ड्राई कर लो थोड़ा सा। और जितने भी आपके ऐसे फूलों वाले पौधे हैं, चाहे वो बास्केट में लगे हुए हैं चाहे आपके पोट में लगे हुए हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो खाद भी बनती है, कंपोस्ट तो तैयार हो गई होगी, दूसरा जो चाय पत्ती है वो हमारी सोइल को ना धीरे धीरे बहुत मामूली तरीके से एसिडिक बनाती चली जाती है, और वो हमारे फूल खिलने के लिए बहुत अच्छी है। और बिल्कुल दोस्तों गुलाब के पौधों के लिए, आपके इन फूलों वाले पौधों के लिए, चाहे वो आपके सुंदर सुंदर क्राइसेंथेमम लगे हों आपके गार्डन में, या एस्टर के प्लांट है जो मैंने बताए हैं आपको, या गेंदा है आपके, या रोज़ के लिए तो बेस्ट है वो, रोज़ बहुत अच्छे ब्लूम करते हैं अगर आप चाय पत्ती डालते हैं तो। और बस पेटूनिया वेटूनिया सबके लिए बहुत बढ़िया खाद है वो। और बिल्कुल दोस्तों फिर उसमें ऐसी कोई चिंता की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने कहीं से मंगवानी है, लानी है, या ये भी ना पता लगे कि ये डिकम्पोज हुई है या नहीं है। तो वो अपना सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर कुछ भी नहीं है तो डेली जो चाय बनती है अपना उससे भी आप अपनी खाद तैयार करो। और दूसरा दोस्तों ये जो क्राइसेंथेमम के फूल सूख जाते हैं वो भी बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करते हैं, तो खाद भी बनती है इससे बहुत बढ़िया। अगर आप 2-4 दिन इसके फूल जो आप हटाते हो ना, जैसे कि मैं रेगुलर पिंचिंग करती रहती हूँ, तो उन फूलों को ना आप एक मग्घे में डाल के पानी डाल के रख दिया करो 2-4 दिन के लिए, ऐसे खुले में रख दो। और एक दोस्तों बढ़िया से एक लिक्विड तैयार होगा फिर आपके पास, और वो अगर आप अपने फूलों पे स्प्रे मारते हो पानी में मिक्स करके, या डायरेक्टली भी स्प्रे बोतल में डाल के मार देते हो, तो जो भी आपके फूलों पे कोई भी इंसेक्ट लगेगा, चाहे वो आपके खुद के क्राइसेंथेमम ही क्यों ना हो, तो एक इतना बढ़िया आपके पास फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा ऑर्गेनिक, और दूसरा एक बढ़िया सी लिक्विड खाद भी तैयार हो जाएगी, और तीसरा दोस्तों वो एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों क्राइसेंथेमम के फूल इतने बढ़िया हैं कि आपने बिल्कुल भी इनको अगर पिंच करते हो तो फेंकना नहीं है। तो कई बार तो दोस्तों मैं लिक्विड बना के डाल ही देती हूँ, नहीं तो मैं फिर क्या करती हूँ, जो फूल मैं तोड़ती हूँ वो इसकी मिट्टी में ही डाल देती हूँ, ताकि फूलों से भी खाद भी बन जाए, और दूसरा अपने आप से ही ये मतलब सोइल को ही काफ़ी एनरिच तो बनाएगी, खाद बनेगी तो, और दूसरा सोइल भी हमारी किसी भी तरह के अगर कोई भी इनको पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले अगर बैक्टीरिया होंगे या कुछ भी होंगे इंसेक्ट वगैरह, तो उनको भी धीरे धीरे से वो ख़त्म करेगी, और जो हमारे पौधों के लिए गुड बैक्टीरिया है उनको भी नहीं नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये फूलों से बनी हुई खाद होगी। तो बस यही छोटी छोटी बातें आपने एस्टर के पौधों के लिए या किसी पौधे के लिए ध्यान रखनी है
तो उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मेरे बहन भाई एस्टर के बारे में जानना चाह रहे थे, या जिनके एस्टर के प्लांट ख़राब हो रहे थे, या जिन्होंने अभी तक लगाए नहीं थे, हाँ लेकिन नर्सरी से वो लेके आना चाह रहे थे या जो ला भी चुके हैं, तो बस इस तरह से आपने भी रेगुलर पिंचिंग करनी है अपने प्लांट्स की। और बस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी। देखो कितनी सारी बर्ड्स बन रही है इसमें, है ना। मैं बस यहाँ काम वाम करके अंदर से आके धूप में बैठ के फिर ये अपने पौधों को देखती रहती हूँ, कौन से फूल पुराने हो गए हैं, कौन से नए आ रहे हैं, उनको छोड़ दूँगी। जो पुराने से मुझे फेड सा कलर लगेगा ना, तो उनको मैं हटा दूँगी। तो बस दोस्तों, आज का टॉपिक एस्टर पे ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना व्हाट्सएप पे या अपने चैनल पे यूट्यूब वाले। तो बस जी, इसी तरह से सुंदर सुंदर सर्दियों की वैरायटी आप भी इकट्ठी करो और सुंदर सुंदर गार्डन में फूल उगाओ, और फिर धूप में बैठ के, सर्दियों की धूप में बैठ के, है ना, उन फूलों का मज़ा लो, जैसा कि मैं अब गार्डन में ही बैठी हुई हूँ। और रियली दोस्तों, यकीन मानिए, इससे खूबसूरत टाइम मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में होगा कि अपने गार्डन में फूलों के साथ बैठना, एंजॉय करना, है ना। कितना शांति भरा मस्त माहौल। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सुंदर फूल पौधे लगाते रहो। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।